डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। इसी सोच के साथ आज हम भारत की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर पब्लिक रिपोर्ट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन यानी प्रोज 2024 के जो नए निष्कर्ष आए हैं उन पर। ये विषय देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए, पर आम जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हमारी आज की चर्चा का स्रोत बिजनेस लाइन है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को स्कूल लाने में, मतलब नामांकन में, तो अच्छी प्रगति की है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पहुंच और खासकर गुणवत्ता, वो अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, और प्रोज 2024 रिपोर्ट इसी बात पर जोर देती है। ये दिखाती है कि कैसे सिंगापुर, जापान जैसे देशों ने अपनी मजबूत माध्यमिक शिक्षा के दम पर तरक्की की, जबकि भारत में इस स्तर पर निवेश की कुछ कमी सी दिखती है, जिसके कारण कौशल और रोजगार के बीच एक बड़ा फासला, एक गैप बन रहा है। और इससे वो खतरा पैदा होता है जिसे कहते हैं अमीर बनने से पहले बूढ़ा होना। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो ये रिपोर्ट जो है, इसके हिसाब से मुख्य मुद्दे क्या हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं? एक तो मुझे लगता है शिक्षकों की कमी, ये बहुत सुना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े देखें तो सरकारी स्कूलों में 8 लाख से ज्यादा, मतलब 8.4 लाख से ज्यादा स्थायी पद खाली हैं। और विज्ञान जैसे विषयों में तो हालत और भी खराब है। तो फिर काम कैसे चल रहा है? अतिथि शिक्षकों से? हाँ बिल्कुल, कई राज्य अतिथि या कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और शिक्षकों की कमी के साथ साथ स्कूलों का जो बुनियादी ढांचा है, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, जैसे तेलंगाना के कुछ आवासीय स्कूल हैं जहां प्रति छात्र खर्च 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में ये करीब 65,000 रुपए है। और PRASC 2024 रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि देश के करीब 47% माध्यमिक स्कूलों में पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, 47%? हाँ, और 53% में लड़कियों के लिए अलग शौचालय तक नहीं है। अब सोचिए, ये बुनियादी चीजें नहीं होंगी तो सीखने का माहौल कैसे बनेगा? बिल्कुल सही। और ये सिर्फ ढांचे की बात नहीं है, शायद स्कूलों को चलाने के तरीके में भी, मतलब शासन और फंडिंग में भी दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन समितियां यानी SMCs, जिनमें पेरेंट्स और कम्युनिटी को शामिल होना चाहिए, वो ज्यादातर जगहों पे ठीक से काम ही नहीं कर रही हैं। CAG की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं 3%, कहीं 88% स्कूलों में या तो SMCs बनी ही नहीं या बहुत देर से बनी। और पैसे की बात करें तो जैसे PM श्री जैसी योजनाएं हैं। हाँ, PM श्री जैसी योजनाओं के लिए भी बजट अब पर्याप्त लगता है। और एक और चिंता की बात यह है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान, जो केंद्र की मुख्य योजना है स्कूली शिक्षा के लिए, उसके 2024-25 के बजट के तहत केंद्र सरकार से कोई हिस्सा ही नहीं मिला। ओह, इसका तो सीधा असर पड़ता होगा स्कूलों पर। अच्छा, एक और मुद्दा जो अक्सर उठता है वो है व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के बीच का गैप। हाँ, ये बहुत गंभीर है। एक मर्सर मिटल स्टडी थी, उसका आंकड़ा तो चौंकाता है कि सिर्फ 45% स्नातक ही सीधे नौकरी के लायक हैं। सिर्फ 45%? तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? क्या पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं? ये एक मुख्य कारण है। मतलब व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग की जो जरूरतें हैं उनमें तालमेल ही नहीं है। और साथ ही स्कूलों में जो डिजिटल उपकरण आ रहे हैं उनका इस्तेमाल भी मतलब सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मतलब तकनीक तो है पर। हाँ देखिए, शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि केवल 57.2% स्कूलों में कंप्यूटर है और 53.9% में ही इंटरनेट। और जहां है भी, वहां कई बार वो शिक्षकों की मदद के लिए नहीं बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में एक विकल्प की तरह इस्तेमाल होते हैं। समझ गए, मतलब टेक्नोलॉजी का सही इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है। और सामाजिक आर्थिक असमानताएं, वो भी तो एक बड़ी बाधा होंगी, खासकर गांव और आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए। निश्चित रूप से, जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा तक पहुंच आज भी बहुत सीमित है। जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, EMRS, जो आदिवासी छात्रों के लिए हैं। वहां भी कई बार निर्देश हिंदी में दिए जाते हैं, छात्रों की अपनी मातृभाषा में नहीं। इससे सीखने में मुश्किल आती है। और इन सब के ऊपर सीखने का जो तरीका है स्कूलों में, उसमें भी सुधार की जरूरत है। अभी भी रटने पर ज्यादा जोर है। जबकि NEP 2020 तो विश्लेषणात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करती है। बिल्कुल, NEP 2020 जो स्कूली शिक्षा का ढांचा बदल रही है, 10+2 से 5+3+3+4 वाला। हाँ, 3 से 18 साल के बच्चों के लिए। हाँ, उसका कार्यान्वयन अभी थोड़ा धीमा लगता है।
हालत यह है कि कक्षा 3 के बच्चे भी बुनियादी पढ़ने लिखने में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? कुछ सकारात्मक बदलाव भी तो दिख रहे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। समानता के मोर्चे पर प्रगति हुई है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, साइकिल योजनाएं, छात्रवृत्तियां। इनकी वजह से SC, ST छात्रों और खासकर लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। फैक्ट यह है कि महिला ST नामांकन 2014-15 से अब तक 80% से ज्यादा बढ़ा है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है। हाँ, और मिश्रित शिक्षा मतलब ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें क्लासरूम पढ़ाई के साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होता है, उसका भी चलन बढ़ा है। पर हाँ, जैसा हमने कहा, उसका सही इस्तेमाल हो, ये जरूरी है। और वो अटल टिंकरिंग लैब्स का क्या हुआ? वो तो इनोवेशन के लिए थी। हाँ, वो स्थापित तो हुई हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर स्कूल में योग्य विज्ञान शिक्षक ही नहीं है तो उन लैब्स का पूरा फायदा कैसे मिलेगा? सही बात है। लेकिन हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना का विस्तार एक बहुत अच्छा कदम है। ये SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन देती है। 2025 तक करीब 2578 KGBV स्वीकृत हुए हैं। और महिला शिक्षकों की भर्ती पर, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स पर, इन पर भी ध्यान बढ़ा है। अच्छा, अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से कुछ सीख सकते हैं तो रिपोर्ट क्या कहती है? किन देशों को देखना चाहिए? कई अच्छे उदाहरण हैं, जैसे जर्मनी, जहां व्यावसायिक शिक्षा और इंडस्ट्री का जुड़ाव बहुत मजबूत है। यह हमारे ITIs के लिए एक सबक हो सकता है। सिंगापुर में प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग पर जोर है, मतलब रटने के बजाय असल प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिनलैंड शिक्षकों के लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देता है। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल। एस्टोनिया का डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और दक्षिण कोरिया छात्र केंद्रित शिक्षा पर फोकस करता है। तो इन सब मुद्दों, चुनौतियों और सीखों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है? रिपोर्ट कई जरूरी उपाय सुझाती है। पहला, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, खाली पद भरना, खासकर विज्ञान में, और सभी शिक्षकों के लिए नियमित ट्रेनिंग जरूरी करना। ठीक है। दूसरा, समुदाय संचालित शासन मतलब SMCs को असल में मजबूत बनाना, उन्हें कुछ वित्तीय आजादी देना और स्थानीय निकाय द्वारा निगरानी। और स्कूलों के बीच जो इतना अंतर है उसके लिए? हाँ, उसके लिए तीसरा उपाय एक समान बुनियादी ढांचा कोष बनाना, मतलब संसाधनों को सिर्फ कुछ मॉडल स्कूलों तक सीमित ना रखकर सभी सामान्य सरकारी स्कूलों में लगाना और प्रति छात्र खर्च को एक स्टैंडर्ड लेवल पर लाना। ये तो बहुत जरूरी लगता है। और व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव है? उसके लिए चौथा कदम है व्यावसायिक रोजगार गलियारे बनाना। ITIs और पॉलिटेक्निक के कोर्स को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बदलना, लैब्स को मॉडर्न बनाना। इसमें PPP मॉडल भी सोचा जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पांचवा, पाठ्यक्रम में बदलाव लाना, रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी पर जोर हो। और डिजिटल टूल्स। हाँ। छठा, एक बेहतर मिश्रित शिक्षण ढांचा बनाना, जहां डिजिटल उपकरण शिक्षकों की मदद करें, उनकी जगह ना ले। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत की माध्यमिक शिक्षा एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, समानता बढ़ाने में जो सफलता मिली है वो अच्छी बात है, वो नीतिगत इच्छा शक्ति दिखाती है। लेकिन अगर गुणवत्ता, शासन और रोजगार से जुड़ाव वाले मुद्दों को हमने नजरअंदाज किया तो जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश है वो एक जनसांख्यिकी संकट में बदल सकता है। हमें दुनिया के अनुभवों से सीखना होगा और शिक्षक सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम उस अमीर बनने से पहले बूढ़ा होने वाले रास्ते से बच पाएंगे। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सिर्फ स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने से, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना, भारत वास्तव में अपनी युवा आबादी की जो अपार क्षमता है उसका पूरा लाभ उठा पाएगा? अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।